हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो पॉइंट 24/7। जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बनाया था ह्यूमन आई का पार्ट 1, जो हमने रेनबो फॉर्मेशन तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ह्यूमन आई का पार्ट 2 और बहुत ही अच्छे से चीजों को समझेंगे। ह्यूमन आई का पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। उस पार्ट 2 में आप क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और मैंने कहा था रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत ही खूबसूरत चीजें घटित होती है हमारे यूनिवर्स में, जो आप देख पाएंगे कि मतलब ये इस वजह से होता है। सोचिए कि साइंस काम कर रहा है वहां भी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका फर्स्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फर्स्ट फिनोमिना अगर मैं देखूं तो अपारेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। स्टार अपनी जगह पे होता है, लेकिन हमें लगता है कि वो दूसरी जगह पर है। कैसे? स्टार अपनी जगह से बिल्कुल अलग चमक रहे होते हैं, जबकि हम सोचते हैं, अगर मैं सोचूं यहाँ से किसी स्टार को देखूं तो मुझे लगेगा स्टार मेरे ऊपर है, लेकिन वो पोजीशन नहीं है उसकी, वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल अलग दिख रहा है मुझे। ऐसा क्यों? देखते हैं। चलो बेटा, ये मैंने पहले ही बताया है कि अर्थ की बहुत सारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है। लेयर हैं, आप एसएसटी में पढ़ते होंगे, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब क्या होता है कि रिफ्रैक्शन की कहानी क्या है कि मान लो लाइट कहीं से आएगी, तो लाइट यहाँ आई, तो रिफ्रैक्शन में रेयर टू डेंसर, देखो ऊपर जाएंगे तो मीडियम रेयर होता जाएगा और नीचे आएंगे तो मीडियम डेंसर होता जाएगा। यानी ऊपर सबसे ज्यादा हल्का मीडियम है रेयर, और नीचे 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 की लेयर में आते आते मीडियम डेंस हो जाता है। तो अब सोचो कि रेयर से डेंसर में लाइट रेज आएगी तो कहाँ घूम जाएगी? नॉर्मल की तरफ। फिर दूसरी लेयर में आपने फिर से यही फिनोमिना अपनाया तो लाइट फिर से घूम जाएगी। तो ऐसे 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 लाइट करते 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 रेयर टू डेंसर, ऐसे सीधी नहीं जाएगी, मैं बता रही हूँ आपको। तो एक सोचो, रेयर टू डेंसर जाती जाए, लाइट तो अपनी जगह से बेंड 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 होती जा रही है नॉर्मल की तरफ। तो कैसा लगेगा कि अब पर्सन रेस कहाँ से आ रही है? यहाँ से। और पर्सन को क्या लग रहा है? रेस कहाँ से आ रही है? जहां वो खड़ा है वहां से। तो अपारेंट पोजीशन दिख रही है। तो अपारेंट पोजीशन देखने के लिए अब आप समझो इस फिनोमिना को स्टार पे। ये है तारा, इससे रेज आ रही है, निश्चित सी बात है, पर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। आप सोचो अर्थ की लेयर है। अब लेयर मैंने बताया, ऊपर जाएंगे रेयर होंगी, नीचे जाएंगे डेंसर होंगी। तो यहाँ लाइट, इस पे समझ लो यहाँ से कहीं लाइट रेज आ रही है, और ये लाइट रेज यहाँ से आ रही है। तारा कहाँ है? स्टार कहाँ है? मैं एक ही रेज से समझाती हूँ। ये जो रेज हैं ये ऐसे आ रही हैं, सपोज दैट। तो ये रेज हमको कैसी लग रही है? जानी तो ऐसी चाहिए यहाँ से आ रही है तो, लेकिन रेयर टू डेंसर, अब यहाँ कोई पर्सन खड़ा है अर्थ में, तो उसे क्या लगता है? तारा यहाँ से दिख रहा है, वो सोच रहा है जो स्टार है वो यहाँ चमक रहा है। तो बताओ, अर्थ की पोजीशन अपारेंट दिखी कि नहीं दिखी? वो स्टार की पोजीशन अपारेंट दिखी कि नहीं दिखी? क्यों दिख रही है अपारेंट पोजीशन? स्टार था एक्चुअली में यहाँ पे, उस पर्सन को लगता है स्टार में यहाँ से देख रहा हूँ। जैसे अगर मैं देखूं कि स्टार, मैं कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है ये मेरे सर के ऊपर है, नहीं, स्टार अपनी अलग पोजीशन पे है, पर रेस के रिफ्रैक्शन की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो लेयर है वो रेयर टू डेंसर 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 आएंगी, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती चली जाएंगी। अब जब नॉर्मल की तरफ मुड़ती जाएंगी तो वो सीधी तो हम पे आएंगी नहीं, एक्चुअल में तो यूं जाना चाहिए, पर वो मुड़ जाएंगी। तो पर्सन को लगता है कि स्टार वो अपनी जगह से देख रहा है, जहां पे वो सोच रहा है कि वो स्टार वही है, पर वो अपनी पोजीशन से अपारेंट अलग जगह पे दिखाई देता है। अभी इसका एक और फिनोमिना बता सकती हूँ मैं आपको। इसका एक और फिनोमिना क्या हो सकता है? बस आप ये याद रखना, रेयर टू डेंसर आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप साइंस का फिनोमिना तो समझ ही गए ना कि रेयर टू डेंसर आते ही लाइट रेज बेंड होंगी नॉर्मल की तरफ। तो ये है कि सनसेट और सनलाइट, सुनो, आपको 2 मिनट पहले अर्ली सनराइज दिख जाता है, 2 मिनट बिफोर और 2 मिनट आफ्टर, और लेट सनसेट दिखता है। मतलब जो सन है वो
आपको 2 मिनट पहले ही दिख जा रहा है, और उगने से 2 मिनट पहले, और जो सन है वो आपको उगने के छुपने के 2 मिनट बाद तक आपको लग रहा है कि वो वही है, लेकिन वो 2 मिनट बाद तक आप क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए बच्चों कि ये हमारी अर्थ है, हॉरिजन है, इसको हॉरिजन मान लो, ये हमारा सन है। अगर मान लो सनराइज हो रहा है, अभी मैं सनराइज समझा रही हूँ, तो सनराइज होने से 2 मिनट पहले इस हॉरिजन के ऊपर आने के बाद हमें दिखना चाहिए, लेकिन ये हॉरिजन पे आया भी नहीं होता, उससे पहले हमें सनराइज होता हुआ दिख जाता है, बस 2 मिनट का डिफरेंस आता है, बिफोर 2 मिनट और आफ्टर 2 मिनट। ऐसा क्यों हुआ कि सन की रेज तो बहुत सारी हैं बच्चों, और मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में लेयर बहुत है, अर्थ के ऊपर 5 लेयर और प्रेजेंट है। तो क्या होगा, सन की रेज ऐसे आएगी और बेंड बेंड होते हुए, मान लो यहाँ अर्थ पे कोई पर्सन है, उसको क्या लगेगा कि सन की रेज यहाँ से आ रही हैं, तो सन हॉरिजन के ऊपर आ गया है, उसकी कंडीशन से ये लगेगा कि सन हॉरिजन के ऊपर आ गया है, और वो समझेगा कि सनराइज हो चुका है, लेकिन सनराइज उसको 2 मिनट पहले दिख रहा है या हमें 2 मिनट पहले दिख रहा है, लेकिन अभी सन हॉरिजन के नीचे है। अब इसी फिनोमिना को मैं सनसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, ये हमारी अर्थ, ये हमारा हॉरिजन है ना। अब क्या है कि सनसेट, सन यहाँ पे है, अब ये भी हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाएगा सनसेट, जबकि 2 मिनट बाद तक हमें सनसेट लगेगा। सन जैसे कि मान लेते हैं ये पहले से ही नीचे आ गया है, और हमें 2 मिनट बाद लगेगा कि सनसेट सन हॉरिजन के नीचे आ गया है। ये भी क्यों लगेगा, क्योंकि रेज फैली हुई है। अब रेज अगर यों यों ऐसे फैलेंगी तो पर्सन को क्या लगेगा, मान लो ये रेज ऐसे जा रही हैं और ये मुड़कर जाती हैं, तो पर्सन को ये लगेगा कि सन जो है वो नीचे पहुंच चुका है। तो इसी वजह से आपको सनसेट और सनराइज 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद दिखता है, कि आपको लगता है कि आपकी पोजीशन से जो सन रेज आई है, सन नहीं, सन की रेज बहुत सारी हैं, वो सन रेज जो होती हैं वो रेयर टू डेंसर आते 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 आपको अपनी पोजीशन से अलग चीजें दिखाता है। तो ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सनराइज बिफोर 2 मिनट होगा, सनसेट आफ्टर 2 मिनट, कि मतलब सनसेट तो हो चुका है, लेकिन आपको 2 मिनट बाद तक लगता रहता है कि सनसेट अभी हुआ है। अब है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसका भी फिनोमिना बिल्कुल सिंपल है, अगर आप देखें तो। तारे क्यों चमकते हैं भाई, एक तो मैंने कहा तारा अपनी पोजीशन से दिखाई देता है, दूसरा तारे ब्लिंक करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। कभी आपको लगता है कि वो ऐसे डार्क सा दिख रहा है, मतलब कि लाइट चमक रही है, कभी लगता है कि लाइट बुझ गई है। तो आपको ऐसे लगता है तारा चमक रहा है, बुझ रहा है, फ्लक्चुएशन सा लगता है आपको। तो फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट, जैसे कभी कभी लाइट अपन को झटके देती है ना, कभी ऐसे बल्ब लुक झुक कर रहा हो, ऐसे तारा भी हमको चमकता हुआ दिखता है। क्यों, उसका कारण क्या हो सकता है, ट्विंकलिंग कर रहा है वो। ट्विंकलिंग कैसे, मैंने आपको बताया था कि रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, बेटा बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है। अब इन सारी लेयर में डेंसिटी बदल जाती होगी। डेंसिटी कैसे बदल जाती है, देखो बहुत सारा, कभी टेम्परेचर ज्यादा, कभी प्रेशर ज्यादा। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही मिलेंगे हर लेयर में। अब कभी कभी ऐसा हो कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल दूर दूर भागते हैं, तो लाइट जो है वो उस अकॉर्डिंग आपके पास पहुंच रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर ज्यादा, तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। तो उस लेयर में डिफरेंस की वजह से डेंसिटी के आपको तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। फिनोमिना तो यही है, रेज आएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी, बैंड हो जाएगी, तारा अपारेंट पोजीशन दिखाई देगा, पर चमकता हुआ भी दिखाई देगा। क्यों, ट्विंकलिंग करता हुआ भी दिखाई देगा। क्यों, उसका कारण अलग अलग लेयर में अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, बहुत सारे पार्टिकल्स की वजह से, पार्टिकल से लाइट टकराने की वजह से, तो ये आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखाई देता है। इसका दूसरा हम बताना चाहें तो दूसरा क्या बता सकते हैं, तारे तो चमकते हुए दिखाई देते हैं, पर प्लैनेट जो होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देते। प्लैनेट्स नॉट ट्विंकलिंग। प्लैनेट की ट्विंकलिंग क्यों नहीं दिखाई देती, अगर मैडम आप ये कह रहे हो कि इस एटमॉस्फेयर की रेंज से बहुत दूर है तारे सितारे सब और प्लैनेट्स भी, तो फिर तो वो भी चमकते हुए दिखने चाहिए, पर प्लैनेट ऐसा नहीं दिखते हैं। प्लैनेट अपनी पोजीशन पे बने हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या हो सकता है,
उसका कारण ये भाई मान लेते हैं ये है प्लेनेट, तारों का शेप हम कुछ ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं तारे हैं, प्लेनेट है, सभी स्टोन्स पार्ट्स हैं जो ऊपर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं तो तैर रहे हैं। तो ये जो तारा मान लेते हैं प्लेनेट है। अब प्लेनेट बेटा जो स्टार्स होते हैं ना वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन प्लेनेट क्या है, आप सोचो हजारों लाखों या मिलियंस ऑफ स्टार इसके अंदर है। तो मिलियंस ऑफ स्टार जिसके पास हो तो हजारों पॉइंट ऑफ सोर्स लाइट उसके पास है। तो एक मान लो उनमें से कोई एक, हजारों में से, मिलियंस में से कोई एक स्टार नहीं भी ट्विंकल कर रहा रिफ्रैक्शन की वजह से, तो बाकी के तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 10 ने भी जवाब दे दिया तो बाकी के तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है। और यहाँ पे हजारों मिलियंस मैं आपसे कह रही हूँ स्टार्स हो सकते हैं। तो एक दो स्टार की लाइट अगर रिफ्रैक्शन की वजह से हमें नहीं भी दिख रही है, तो हजारों में से कोई एक दो अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो बहुत सारे बचे हुए हैं, तो वो तो लाइट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो प्लैनेट होते हैं वो अपनी जगह पे बने हुए दिखाई देते हैं, उनमें ट्विंकलिंग नहीं होती है क्योंकि वो बहुत बड़ा लाइट सोर्स है। तो ये है प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग, इसलिए प्लैनेट ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, पर लाइट का सोर्स जो है वो उनमें बना हुआ है, उनकी लाइट बनी हुई दिखाई देती है। ऐसा नहीं दिखेगा कि वो फ्लक्चुएट करेंगे। फ्लक्चुएशन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट स्टार्स में दिखता है, इनमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ये भी अपनी जगह पर चमक रहे हैं। अगला, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में हमने क्या क्या देखा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अपारेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग। आपने ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में रेनबो फॉर्मेशन ये सब देखा। अब हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया है। क्या होता है बेटा, टिंडल इफेक्ट शो होता है कॉलोइडल पार्टिकल्स में। किस में शो होता है, कॉलोइडल पार्टिकल्स की यहाँ पर जरूरत है। अब ये कॉलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, colloidal particles show the path of light, that is called Tyndall effect। अब यही तो बात है कि हमें ये जानना है भाई colloidal particles क्या होते हैं। बेटा colloidal particles ऐसे particles होते हैं जिनका साइज ना तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और ना ही 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, यानी कि देखा जाए तो ना ही ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं ना ही ये बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम साइज के पार्टिकल्स हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन है नमक का पानी, तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं सैंड वाटर करूँ तो सैंड का पानी में सैंड अलग ही दिखता है, नमक के पानी में नमक दिखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सैंड वाटर में दिख जाएगा। कॉलोइडल में क्या होता है कि आप पहचान नहीं पाओगे कि पार्टिकल्स साइज में बड़े हैं छोटे हैं, अलग नहीं दिखते। जैसे मिल्क है, मिल्क में क्रीम भी होता है सेमी सॉलिड, पर क्रीम जो है वो मिल्क में नहीं देख सकते आप, वो क्या है कॉलोइडल है। जैसे फॉर्म्स है, शेविंग स्प्रे हैं, ये क्या होता है जैसे अलग अलग स्टेट को मिलाकर के और मैटर की अलग अलग स्टेट को मिलाकर के बनाए जाते हैं। तो ये कॉलोइड ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका साइज कुछ इन दोनों के बीच का होता है, ना तो ये ट्रू सॉल्यूशन है ना ही ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। जैसे कि इनका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये मिल्क वगैरह हो गया, फॉर्म हो गया। तो अब क्या होता है, मैं यहाँ टिंडल इफेक्ट को कहना चाह रही हूँ, ये उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए नहीं है। तो टिंडल इफेक्ट में अपन देखने के लिए हम लेते हैं यहाँ पे साल्ट वाटर, एक पानी ले लेते हैं साल्ट वाटर, एक लेते हैं हम मिल्क और एक लेते हैं सैंड वाटर। साल्ट वाटर जो हो गया वो ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ये कॉलोइड हो गया जिसमें पार्टिकल का साइज बीच का है, ये सस्पेंशन हो गया। अब क्या करना है हमें, हमने जो पानी लिया है ये सब कुछ ना 3 ग्लासेस में लेना है, आपको ये 3 ग्लासेस में लेना है। अब ये मैं आपको क्योंकि व्हाइट बोर्ड है तो अलग से रिलेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इस गिलास में ये है, इस गिलास में ये है और इस गिलास में ये है। तो जब बेटा यहाँ से लाइट सोर्स से आप टॉर्च ले लीजिए, जब लाइट पास कराते हैं तो इन तीनों ग्लासेस को जब देखते हैं तो सॉल्ट वाटर में लाइट का पाथ नहीं दिखता, लेकिन मिल्क वाटर में लाइट का पाथ दिखता है लेकिन कम दिखता है, और सस्पेंशन में बहुत सारा दिखता है। तो हम तो इसकी बात कर रहे हैं कि मिल्क में अगर लाइट का पाथ दिख रहा है, कॉलॉइड है ये मिल्क, तो इसका मात ये लाइट का पाथ किस वजह से दिख रहा है, टिंडल इफेक्ट के कारण। इसमें कॉलॉइडल पार्टिकल्स
जो होते हैं वो लाइट का पाथ किस लिए शो करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज, अब डिस्पर्जन नहीं कह रही हूं मैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से हुई, लाइट का पाथ दिखाई क्यों, उसका कारण है जो पार्टिकल्स वहां मौजूद थे, कॉलॉइडल पार्टिकल्स, उनसे टकरा के लाइट क्या हो गई, स्कैटर हो गई। यानी कॉलॉइडल पार्टिकल शो द पाथ ऑफ लाइट बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसकी वजह से, कॉलॉइडल पार्टिकल से लाइट के टकराने की वजह से। जैसे ही लाइट टकराएगी कॉलॉइडल पार्टिकल से, लाइट का पाथ विजिबल होगा। आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट करके घर पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट अपने पार्टिकल्स में बिखर जाती है। उसका कारण है वो पार्टिकल्स में इसलिए बिखर जाती है क्योंकि जहां भी वो जा रही है वहां पे भी कुछ पार्टिकल मौजूद हैं। अगर उनका पार्टिकल का साइज बहुत कम है तो वो पाथ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है या पार्टिकल का साइज मीडियम है तो वो दिखेगा। तो कॉलॉइडल पार्टिकल ही यहाँ क्यों लिए गए, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में आप सोचिए कि लाइट बिखर गई, तो रेनबो जो आपने मुझको बताया, उस रेनबो में एक और बात अगर मैं देखना चाहूं, विबग्योर की जब आप बात कर रहे थे, तो इसका मतलब लाइट विजिबल हुई, उसका कारण है लाइट जो है डिस्पर्स तो अपने कलर्स में हुई रिफ्रैक्शन की वजह से, लेकिन वो पार्टिकल से टकराई और टकराने की वजह से लाइट का पाथ हमें दिखा। क्योंकि वो कोलाइडल पार्टिकल कहाँ पड़े हुए हैं, एटमॉस्फेयर में। मैंने आपको बताया डस्ट है, गैसेस हैं, पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जिनसे लाइट टकराई होगी। तो यहाँ से मतलब आप मान लो हमारा एटमॉस्फेयर भी एक तरीके का कोलॉइडल सोल्यूशन है। इसी वजह से हमें आकाश का रंग, आपका जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है बताइए, क्योंकि लाइट कलर की जो ब्लू कलर की लाइट है वो ही स्कैटर हो पाती है, और वही जब स्कैटर होगी तो निश्चित सी बात है जबकि आपको स्काई का कलर ब्लू दिखता है, जबकि स्काई का कोई कलर नहीं है। तो स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, इसका रीजन देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि रेड तक जाएंगे तो इसका क्या होता है कि बेंडिंग सबसे लीस्ट है, बेंडिंग लीस्ट, इसकी बेंडिंग मोस्ट है। अब एक और चीज पढ़नी है, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, लाइन, लंबाई लाइट की जो रेज हैं उनकी लंबाई कितनी है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा बेटा जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो तो है रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसे लैम्डा से शो करते हैं। तो रेड लाइट की वेवलेंथ यहाँ की तरफ ज्यादा और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, लैम्डा, इसको वेवलेंथ कहते हैं। अब आप ही मुझे इस बात का आंसर दो, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो हमें बहुत दूर से भी नजर आ जाएगी, और इसकी बेंडिंग सबसे कम होती है, तो ये आराम से हमें नजर आ जाती है। और जैसे ही वेवलेंथ इसकी सबसे कम है वॉयलेट की, तो क्या होता है कि जब सोचिए लाइट टकरा रही है, कॉलोइडल पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, एयर है, वहां से लाइट टकराई। अब जब लाइट टकराई तो लाइट बिखरी, और लाइट जब अपने कलर्स में बिखरी तो उसके बाद क्या हुआ, लाइट का जो ब्लू कलर है क्योंकि सबसे ज्यादा बेंड होता है, मैंने कहा था वो डेविएट भी सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल से टकराता है, पार्टिकल से टकराने के बाद ब्लू कलर पूरे स्काई में फैल जाता है। तो हमें पार्टिकल से टकराने के बाद जो ब्लू स्काई दिखता है वो इसी इसी टिंडल इफेक्ट की वजह से दिखाई देता है, कि जो पार्टिकल से लाइट टकराई, टकराने के बाद उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा है, उसका डेविएशन सबसे ज्यादा है, वो टकराती जाती है और आपका स्काई ब्लू भी नहीं है, ये बिल्कुल लाइट कलर चला जाता है, ब्लू का बिल्कुल लाइट कलर, और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब ये क्वेश्चन और आता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे रेड लाइट ही एज अ डेंजर लाइट क्यों यूज किया हुआ है, बाकी की नीचे की लाइट क्यों नहीं की। भाई रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वो ज्यादा दूरी तक दिखाई देता है, तो दूर से आने वाले व्यक्ति को दिखेगा रेड लाइट है, उसका डेविएशन सबसे कम है, भटकाव सबसे कम है। जब वो भटकेगी सबसे ज्यादा नहीं, डेविएशन सबसे ज्यादा नहीं करेगी, तो वो आपको चमकती हुई दिखाई देगी।
दैट्स वाई रेड लाइट इज यूज एज अ डेंजर लाइट इन ट्रैफिक, स्टॉप करने के लिए। बाकी के लाइट कलर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी के लाइट कलर क्यों नहीं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू यूज किया, वहां येलो यूज किया, ग्रीन यूज किया, लेकिन उसके नीचे की लाइट यूज नहीं की है। क्यों रेड लाइट को ही स्टॉप लाइट क्यों बनाया सबसे ऊपर? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा आता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वेवलेंथ से बस समझाइए। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जब लाइट पास थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन इट इज स्कैटर्ड इनटू इट्स लाइट। और ये स्कैटर्ड क्यों होती है? पार्टिकल से टकराती है। इसका एक और एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक अंधेरा कमरा कर दो, बिल्कुल सनलाइट आ रही हो, बस एक झिर्री सी खुली रखना या एक होल, तो उस होल में से देखना लाइट आएगी बिल्कुल सीधी, और उसमें पार्टिकल नाचते नजर आएंगे, छोटे छोटे से पार्टिकल सनलाइट की प्रेजेंस में उस सीधी लाइन में। तो वो कोलॉइडल पार्टिकल है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल से लाइट टकरा रही है, और लाइट जब टकराएगी तो लाल नीले हरे आपको पार्टिकल नाचते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही आप मिल्की में से लाइट को पास करा दीजिए, लाइट का पाथ दिखेगा, लेकिन लाइट का पाथ दिखेगा क्यों? क्योंकि मिल्क में कोलॉइडल पार्टिकल है। कौन से होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल? जो कि ना तो बहुत छोटे ना बहुत बड़े। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे फॉग, स्मोक, बहुत ठंडी के टाइम जब देखना है तो धुआं, सफेद कलर का धुआं आपको दिखाई देता है, क्योंकि उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, इसलिए दिखाई दे जाता है आपको। बहुत ज्यादा फोग स्मोक होता है तो उसमें से आप देखते हो गाड़ियां, मतलब अभी ठंडी का टाइम जब आएगा तो बहुत ज्यादा फॉग स्मोक में गाड़ी की लाइट दिन में भी ऑन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लाइट का पाथ वहां से विजिबल हो जाएगा, क्योंकि बीच में कौन है? कोलॉइडल पार्टिकल्स, और कोलॉइडल पार्टिकल से टकरा के लाइट स्कैटर होगी और हमें दिखाई देगी। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर ह्यूमन आई, और इस तरह के फिनोमिना जिनको हम लिख सकते हैं कि क्या क्या हमने देखा। तो ये था बच्चा आपको ह्यूमन आई चैप्टर।